Welcome back once again. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारा कोठारी कमीशन। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो था हमारा मुदालियर कमीशन पर, जिन्होंने की रिकमेंडेशंस दी थी, जिन्होंने के सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा पर, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। सेकेंडरी एजुकेशन की जो है हालत काफ़ी ख़राब थी, हो चुकी थी। किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो इन सब बातों को लेकर जो है मुदालियर कमीशन बनाया गया था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले जो हमारा था वो हमारा राधा कृष्णन कमीशन था, जिन्होंने बात करी थी हायर स्टडीज़ की, हायर एजुकेशन की बात करी थी कि हायर एजुकेशन में क्या क्या कमियां हैं। बेसिकली वो जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी पर था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वहाँ बच्चों का जो क्राउड था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो क्या क्या समस्याएं थी, टीचर्स वहाँ नहीं थे, कोर्सेज वहाँ पर बहुत कम थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है रिकमेंडेशंस दी गई थी राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा कि इन चीज़ों में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए। और अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उससे पहले जो हमने वर्धा कमीशन पढ़ा था, वहाँ पे जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, वहाँ पर हमने प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ा था। तो अब हम अगर देखें तो प्राइमरी की बात भी हो चुकी है, सेकेंडरी के लिए भी कमीशन बना था हायर एजुकेशन के लिए भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी कमीशन बना था, है ना। अब जो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, कोठारी कमीशन, जो कि है 1964 से 66 तक का कमीशन रहा है। ये एक जो है टेम्पररी कमीशन बनाया गया था। ये था बेसिकली जितनी भी हमारे अभी तक सारे लेवल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, और चाहे वो हायर लेवल या आप यूनिवर्सिटी लेवल उसे बोल सकते हैं, इन सभी को ये पहला ऐसा कमीशन था जिसमें कि एजुकेशन के हर एस्पेक्ट की बात की गई थी। इसमें प्राइमरी भी आपका शामिल है, इसमें सेकेंडरी भी आपका शामिल है, और इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी आपका शामिल है। जो हमारा कोठारी कमीशन है, इस कमीशन ने, आप कह सकते हो, ऐसा कोई भी लेवल या जो टीचिंग से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट को नहीं छोड़ा है जिसके बारे में कि कोठारी कमीशन ने बात ना करी हो। उन्होंने प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक, हायर एजुकेशन तक की बात करी है, सभी के इम्प्रूवमेंट की बात करी है, और सभी के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, ये इसको लेकर जो है उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या की ज़रूरत है, टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे दी जाए, प्राइमरी लेवल में किस तरीके से सुधार किया जाए, माध्यमिक शिक्षा को क्या लेवल कैसे बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या करे जाएंगे, उनके इम्प्रूवमेंट्स के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये ऐसा कमीशन था जिस कमीशन में कि हर एस्पेक्ट को लेके, एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को लेके जो है बात की गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो है हमारा, कोठारी कमीशन की शुरुआत जो हुई थी हमारे, वो हुई थी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 1964 में। जो कोठारी कमीशन बना था हमारा, वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो है बनाया गया था 1964 में। और क्यों बनाया गया था कि जो भी हमारे जितने भी शिक्षा के लेवल की हमारे देश में हमारी जो शिक्षा है उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर विकास जो है रुक रहा है, कहाँ पर विकास बाधित है, किस तरीके से हम जो है हमारे देश की शिक्षा, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे हम टीचर्स को इम्प्रूव करें, कैसे जो है क्वालिटी एजुकेशन लेकर आएँ, कैसे वोकेशनल एजुकेशन लेकर आएँ, कैसे जो है हम टीचिंग को लेकर, हम एजुकेशन को लेकर बात करें तो हर एस्पेक्ट का किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इसको देखते हुए जो है इस कमीशन का गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, रिपोर्ट अब क्या हुआ, जब ये गठन हो गया 14 जुलाई को, तो इसका गठन हो चुका था, लेकिन इस पर जो काम करना शुरू हुआ था वो 2 अक्टूबर 1964 से स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद जो है उन्होंने 21 महीनों तक जो है इस कमीशन ने लगातार काम किया। इन्होंने रिसर्चेस किए, स्कूल्स में गए, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में गए, यूनिवर्सिटी लेवल पर हर जगह इन्होंने रिसर्च किया, टीचर्स से मिले, बहुत सारे एजुकेटर्स थे, सब लोगों से मिलजुल कर जो है उन्होंने अपने जो भी टूल्स थे, जो भी सर्वेस थे, वो सब काम इन्होंने किया। और 21 महीनों बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की।
रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 29th of June 1966। और इनकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई? 29 जून 1966 को सबमिट की गई। और इस रिपोर्ट में जो है टोटल 673 पेजेस थे। हालांकि जो है 673 पेजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन का हर एस्पेक्ट इसमें था। इसमें प्राइमरी लेवल की बात की गई थी, इसमें सेकेंडरी लेवल की बात की गई थी, इसमें यूनिवर्सिटी लेवल की बात की गई थी। तो ये रिपोर्ट इतनी बननी ही थी। लेकिन जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और हर लेवल से जो है 2-2 4-4 पॉइंट, मेन पॉइंट्स क्या है, हमने वो डिस्कस करने की कोशिश की है। तो क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स और इतने सारे पेजेस मैं भी नहीं कर पाऊंगी, करा भी नहीं पाऊंगी, और शायद आप भी नहीं कर पाओगे। तो हमने जो है जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने जो है उन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने बताया, ये कितने की 673 पेजेस की रिपोर्ट थी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी कहा जाता है इनको, जिनके नाम पर जो है ये कमीशन था। और बहुत सारे जो कमीशंस हैं, जो भी चेयरमैन उनके रहे हैं, उनके नाम पर ही ज़्यादातर जो है कमीशंस बने हैं। जैसे कि राधा कृष्णन कमीशन भी बना था, तो राधा कृष्णन मुदालियर कमीशन भी बना था। तो ये सब जो है चेयरमैन थे अपने अपने कमीशंस के, और इन्हीं के नाम पर जो है इनके कमीशन का नाम भी रखा गया है। तो इसको हम कोठारी कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो है इस कमीशन के चेयरमैन थे। और ये उस समय जो है UGC के चेयरमैन थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके भी ये चेयरमैन थे। तो इसीलिए इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। और इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी आप कह सकते हैं, और नेशनल एजुकेशन कमीशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी इंडिया की, पूरी कंट्री की एजुकेशन को देखने का काम कर रहा था। नेक्स्ट, द एम ऑफ द कमीशन वॉज टू एनालाइज द देन एजुकेशन। इसका एम क्या था कि उस समय हमारी शिक्षा कैसी चल रही थी, सिस्टम, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उस समय एजुकेशन सिस्टम क्या था, कैसी एजुकेशन चल रही थी, और इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इसको लेकर जो है एम बनाया गया था। इसको लेकर जो है ये एम था, इस एम को लेकर जो है कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन का एम ये था, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपके 17 मेंबर्स थे इसमें, जिसमें कि कुछ फॉरेन कंट्रीज से थे, कुछ आपके इंडियंस थे। और इन्होंने जो है टोटल 12 टास्क फोर्सेस तैयार की। मीन्स जो मेन ग्रुप्स थे काम करने के लिए वो 12 थे, और उसके अलावा जो है 7 वर्किंग ग्रुप्स भी थे। और जो है 7 आपके पास जो हेल्पर टीम आप कह सकते हो उनको, वो भी थे, कि मेन 12 टीम्स थी और 7 आपके पास हेल्पर टीम थी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो एक प्रेसिडेंट जो थे हमारे उस समय के कंट्री के, उन्होंने जो है कुछ लाइंस कही थी कि इट इज माई हार्टफेल्ट डिजायर दैट द कमीशन शुड एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस कमीशन को लेकर एक बात की गई थी कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है कि दिस कमीशन शुड एग्जामिन, कि जो ये कमीशन है ये एग्जामिन करे एजुकेशन के ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को जो है ये एग्जामिन करे, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, टू मेक सजेशंस दैट हेल्प इन प्रोग्रेस एट ऑल द लेवल ऑफ आवर एजुकेशन। और जो है सजेस्ट करे, रिकमेंडेशंस दे कि किस तरीके से हम इन एजुकेशन के ऑल द एस्पेक्ट्स में जो है इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका एक छोटा सा इंट्रो था। अब जो है इसको लेकर जब ये कमेटी तैयार हो गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 29 जून 1966 को। तो अब इनके द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई, क्या क्या सजेशंस दिए गए, वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दिए कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स। ये जो है हमने वर्धा कमीशन जब पढ़ा था, हमने ये तभी भी पढ़ चुके हैं। हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात पहले भी की गई थी, पहले वाले कमीशन में भी की गई थी, और इसको हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ हमने इसको पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, यहाँ मैंने इसके लिए लिखा है एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंडर 14 अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप पढ़ चुके हो, अपने सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, तो आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जहाँ पढ़े थे, तो वहाँ पर जो है ये दिया गया था कि अंडर 14 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के उसमें आता है अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन अभी जो अगर हम आज की बात करें तो ये वाला जो है फंडामेंटल राइट में भी आता है हमारा RTE 21A। ठीक है,
तो ये हमारा, तो क्या कहा गया था यहाँ पर कि प्रोविजन रखा जाना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन का 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और इन्होंने इसी से रिलेटेड एक चीज और इन्होंने इसमें बताई थी, इन्होंने ये कहा था कि जो आपके किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और जो ये छोटे छोटे स्कूल्स हैं, इनकी काउंटिंग कहाँ होनी चाहिए, शुड बी नेम्ड एज प्री प्राइमरी स्कूल्स, इनको प्री प्राइमरी स्कूल्स का नाम दिया जाना चाहिए। अप टू 4th क्लास तक लोअर प्राइमरी होना चाहिए, अपर प्राइमरी 8th क्लास तक होना चाहिए, हायर प्राइमरी आपका 10th क्लास तक कहा जाना चाहिए, और हायर सेकेंडरी में आपका 11th और 12th आएगा, या आप इसको प्री यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। जैसे पहले होता था ना कि यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए पहले प्री यूनिवर्सिटी कोर्स करें, तो हम उसको 11th और 12th कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो 11th और 12th होती थी वो कॉलेज में होती थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला आया हमारा फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट रिकमेंडेशन दी गई। सेकेंड इज एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन मदर टंग, इंग्लिश एंड इंडियन। उस समय हमने NEP जब पढ़ी थी तो हमने त्रिभाषा सूत्र की बात करी थी। तो जो त्रिभाषा सूत्र है वो अगर अब हम देखें तो वो कोठारी कमीशन से ही आया था। कोठारी कमीशन में उस समय क्या बात की गई कि एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन मदर टंग, मदर टंग में दी जानी चाहिए, इंग्लिश में दी जानी चाहिए और इंडियन लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। 3 लैंग्वेज में जो है आपको एजुकेशन दी जा सकती है कि पहली लैंग्वेज जो है आप मदर टंग रखें, दूसरी लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश या हिंदी रख सकते हैं, और तीसरी लैंग्वेज जो है आप कोई भी जो है आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मदर टंग में, और मदर टंग में हम NEP में भी पढ़ चुके हैं और पहले भी इससे जो पहले कमीशन थे वहाँ भी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी लेवल में क्या है, प्राइमरी लेवल में आपको मदर टंग में ही बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनका जो है हिंदी या मदर टंग होना चाहिए। सेकेंड जो है हम सेकेंडरी लेवल से जो है हमें इंग्लिश स्टार्ट करनी चाहिए और आगे जाके जो है इंग्लिश कंपलसरी कर देनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज मैथ्स एंड साइंस शुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। मैथ्स और साइंस को जो है एजुकेशन का कंपलसरी सब्जेक्ट, एजुकेशन में कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने चाहिए। चिल्ड्रन लर्न बाय वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस की इसमें बात की गई थी। वर्किंग एक्सपीरियंस से जो है इसमें यह है कि बच्चे जो है करके सीखे, कुछ प्रोडक्टिविटी वो करके ऐसा सीखे, जब वो पढ़ाई छोड़े या पढ़ाई पूरी करके जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं वो अपनी अर्निंग कर सके, उनको वो काम सीखा हुआ हो और उस काम के थ्रू वो कोई भी बिजनेस करके जो है अपनी अर्निंग कर ले। तो उनका ऐसा होना चाहिए, उसमें वर्क एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए कि जैसे कोई क्राफ्ट वर्क, हैंडीक्राफ्ट, जो कि हम वर्धा एजुकेशन में पढ़ चुके हैं कि हमें एजुकेशन को जो है किसी क्राफ्ट से जोड़ देना चाहिए। NEP में भी हमने पढ़ा कि 6th क्लास से जो है बच्चों की वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए, उनकी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वर्क एक्सपीरियंस में ही काउंट होती हैं कि बच्चे को जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ में स्किल्ड हो और आगे जाके जो है वो उसको अपना अर्निंग के लिए यूज़ कर सके, ठीक। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर पैटर्न शुड भी 10+2+3। अब जो हमारा अभी तक स्ट्रक्चर चल रहा था हमारे NEP से पहले, तो वो जो है हमारा अब स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है ना। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर अब NEP में हो चुका है, लेकिन उससे पहले जो अभी तक स्ट्रक्चर चल रहा था वो हमारा क्या था, 10+2+3, और ये जो है यहीं से कोठारी कमीशन से ही ये स्ट्रक्चर जो है आया था। 10 में वही 9th-10th क्लास तक, उसके बाद 2 में 11th 12th और 3 में जो है आपके ग्रेजुएशन के 3 साल। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहीं से कोठारी कमीशन से ही इसकी शुरुआत हुई थी, यहीं से ये आया था। स्ट्रक्चरल पैटर्न जो है आपका, डिग्री कोर्सेज शुड बी ऑफ 3 years। डिग्री कोर्सेज जो है वो अभी तक भी 3 साल का ही है। वो चीज़ अलग है कि अब जो है कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज आगे जुड़ने वाले हैं, ये जुड़ेंगे तो वो 4 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है अगर हम डिग्री प्लेन करें, जैसे BA BCom BSc इस टाइप से कुछ करें, तो ये जो है हमारा 3 साल का होता है। तो ये हमारा डिग्री कोर्सेज 3 साल का होना चाहिए। नीड टू इंक्रीज फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी लेवल। अब ये बात जो है हमने NEP में भी बात की गई है कि बच्चों को स्किल बनाने के लिए या बच्चों को कुछ ऐसा काम सिखाने के लिए, वर्क एक्सपीरियंस उनके पास क्या है उसके लिए कुछ टेक्निकल और वोकेशनल जो है कोर्सेज
आपके पास होने चाहिए, एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है, अभी तक हमारा एम क्या रहता था पढ़ाई का कि हमें एक डिग्री चाहिए होती थी। आज जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे पास नौकरी नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई काम सीखा हुआ होगा, अगर हमें कोई ना कोई टेक्निकल किसी वर्क की नॉलेज होगी, या हमारे पास कोई अपना हैंडीक्राफ्ट या कुछ भी ऐसा बनाने की हमारे पास कला है, तो हम उसका कहीं ना कहीं बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम अपने लिविंग के लिए जो है एक अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो यही इसका एम था कि बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते। जो बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो कमाना तो उनको भी है, रोटी तो उनको भी खानी है ना, अर्निंग तो उनको भी करनी है। तो उनके पास कुछ ऐसा साधन तो हो, कुछ ऐसा स्किल तो हो कि वो जो है वो भी अर्निंग कर सके और वो भी कमा सके और वो भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो इसीलिए जो है इंक्रीज फैसिलिटी होनी चाहिए किसमें, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल। उसके बाद हम आते हैं हमारा फोकस्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल पीपल, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन एजुकेशन। तो इसमें क्या बात की गई थी, अलग अलग ये पॉइंट्स अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इन सबको एक साथ ही मर्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी। कि उन्होंने फोकस किया था, एम्फसाइज किया था, उनको इंकरेज किया किस चीज़ के लिए, कि गर्ल्स एजुकेशन पर जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पर काम किया जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, ट्राइबल पीपल को, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन एजुकेशन, इनके लिए जो है मेन फोकस जो है इनके लिए काम किया जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है इनको एजुकेशन पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही, या कहीं ना कहीं ये लोग अछूते हैं एजुकेशन से, या जो है इनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि ये भी जो है आम इंसानों की तरह, आम बच्चों की तरह जो है पढ़ाई कर सके। तो इन पर फोकस दिया जाना चाहिए, इनके लिए भी जो है काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पेशल अटेंशन टू पीजी लेवल। अब पीजी लेवल पर उन्होंने बात करी, जो पीजी लेवल है उन पर रिसर्च के लिए काम किया जाना चाहिए, स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके लिए, लाइब्रेरीज की सुविधा हो, अच्छी बुक्स हों, लेबोरेटरीज हों, फंड्स हो टू इम्प्रूव यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटी लेवल, अब यूनिवर्सिटी में कौन बच्चे जाएंगे जो भाई अच्छा पढ़ना है, जिन्हें अपना करियर बनाना है, जिन्हें हायर स्टडीज़ करनी है। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ जब ज़्यादा होंगी तो बच्चा तभी जब वहाँ पर जाएगा ना, वहाँ पे लेबोरेटरीज अच्छी हों, बुक्स आपको लेटेस्ट मिले, अपडेटेड मिले, अच्छी मिले, कम प्राइजेस में मिले, है ना, और अच्छे राइटर्स की हो, अच्छे ऑथर्स की हो, तो तभी जो है हम बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए कहा गया इन्होंने कि यूनिवर्सिटी की लेवल को, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली ध्यान दिया जाना चाहिए। वहाँ के पीजी लेवल रिसर्चर्स के लिए दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग हो, लाइब्रेरीज हो, लेबोरेटरीज हो। ठीक, नेक्स्ट इज फेवरेबल एंड एडिकेट सर्विस कंडीशंस फॉर टीचर। अब टीचर्स के लिए जो है फेवरेबल और एडिकेट कंडीशंस होनी चाहिए। एम्फेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एजुकेशन के लिए होना चाहिए, एम्फेसिस दिया जाना चाहिए। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक जो है हाई क्वालिटीज़ की हो हर स्कूल्स के लिए, चाहे वो प्री लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो हायर लेवल हो। एंड प्राइसेस शुड बी लो, और प्राइसेस कैसे होने चाहिए उनके, लो होने चाहिए। फ्रीक्वेंट चेंजेस अवॉइडेड। अब ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने किताबें खरीदी है, जैसे कि आज हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है, एक किताबें भी जो है लेना एक बिजनेस बन चुका है। स्कूल जो है क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हर साल जो है बुक्स बदल लेते हैं, है ना। बुक्स बदलने से क्या होता है कि बच्चे जो है पुराने जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बच्चे जो है पुरानी बुक्स से काम चला सकते थे, या तो भाई बहन उनके बड़े होते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी से ले लेते हैं। लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं, हर साल जो है चेंजेस कर देते हैं बुक्स में, जिनकी वजह से क्या है, उन बच्चों को जो है ज़बरदस्ती लेनी ही पड़ती है। अब क्या करें, पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना ही है और बच्चों ने पढ़ना ही है, तो लेनी ही पड़ती है। तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने क्या कहा कि बुक्स होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, और प्राइसेस जो है उनके कम होने चाहिए ताकि अफोर्डेबल हो, हर कोई उन्हें खरीद सके। और जो है फ्रीक्वेंट चेंजेस अवॉइडेड, और बार बार उनमें जो है चेंजेस को अवॉइड किया जा सके। गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी डेवलप, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए डेवलप होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुड बी डेवलप। अब जो लोग रेगुलर कोर्सेज नहीं कर सकते, या टाइम नहीं है, या कुछ और रीजंस हो सकते हैं उनके लिए, तो ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन देने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी रखने चाहिए। प्रॉपर करिकुलम विद स्कूल
स्पिरिचुअल एंड मॉरल एजुकेशन। और जो बच्चों को एजुकेशन दी जाए वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दी जाए। उनमें उनका मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनमें उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल उन्होंने बात की कि ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जाए कि बच्चों का उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स है, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स कराए जाने चाहिए। जो अभी तक 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स थे अब क्या एनईपी में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो ये है कि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स थे वो भी यहीं से आए थे। न्यू मैथड्स ऑफ इवेल्युएशन के नए नए मैथड होने चाहिए। और ये वाला पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंडर, ये हमने फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि कोठारी कमीशन द्वारा रिकमेंड किए गए थे, सजेस्ट किए गए थे। सभी एस्पेक्ट्स थे इसमें एजुकेशन से, सभी लेवल इसमें थे। प्राइमरी लेवल इसमें था, सेकेंडरी लेवल इसमें था और यूनिवर्सिटी लेवल इसमें था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छे से इसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स और जो भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।